डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आपको बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड न्यूक्लियर फिजिक्स की रेडियो एक्टिविटी पार्ट टू अपने लेक्चर के अंदर बताने वाला हूँ। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी के क्या नियम हैं, औसत आयु क्या होती है, माध्य आयु क्या होती है, अर्ध आयु क्या होती है, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज मैं उससे आगे चलता हूँ और रेडियो एक्टिविटी की नेचर क्या है, रेडियो एक्टिविटी की जो मेजरमेंट है उसके लिए क्या यूनिट काम में ली जाती है, और स्टैटिस्टिकल आर्गुमेंट के आधार पे रेडियो एक्टिविटी लॉ को किस तरह से निकाला जाता है, इस पर मैं डिटेल से आज अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनेंगे और यदि कहीं पे कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए मुझसे बात करके समस्या का समाधान भी कर सकेंगे। तो मैं अभी शुरू करता हूँ। एक्टिविटी एंड इट्स यूनिट, अर्थात सक्रियता और इसका मात्रक। तो एक्टिविटी क्या है? तो पहला तो इस एक्टिविटी को ए के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और ये इकाई समय में विघटित होने वाले कणों की संख्या के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। अर्थात किसी रेडियो सक्रिय नाभिक की सक्रियता इकाई समय में विघटित कणों की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है। अर्थात A इक्वल टू माइनस dN/dt और दैट इज इक्वल टू लैम्डा n। परंतु हम जानते हैं जो n है किसी समय t पर n का मान n इक्वल टू n0 e⁻⁻ -λt हुआ करता है। इसलिए यदि इस n की वैल्यू और इस इक्वेशन के अंदर रख दें तो हमें यह मिल जाता है a इक्वल टू लैम्डा n0 e⁻⁻t। फिर तो इसको फिर अगेन लिखते हैं तो a इक्वल टू a0 e⁻⁻λt, जहाँ पर a0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्डा n0 को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ a0 है वो t बराबर 0 पर सक्रियता को एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ ये जो सक्रियता है इसकी जो यूनिट है, क्योंकि हेनरी बेकरेल ने सबसे पहले इसको बताया था, तो ऐसा यूनिट उसी के नाम पर रख दी गई है। बेकरेल नाम से BQ के नाम से, जैसा मैंने इसके अंदर रिप्रेजेंट किया है, इसका जो मात्रक है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1 BQ, एक बेकरेल यानी एक विघटन प्रति सेकंड के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है। क्योंकि एक बहुत छोटी यूनिट है इसलिए थोड़ा सा और बड़ा वो कर दिया जाता है। दूसरे जो इसको करते हैं वो एक्टिविटी को क्यूरी के अंदर डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ एक क्यूरी इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 विघटन पर सेकेंड, जैसे ही इस इक्वेशन के अंदर दिया हुआ है, जैसे ये इस इक्वेशन के अंदर दे रखा है। तो यहाँ दैट इज इक्वल टू 3.7 गीगा बेकरेल, यहाँ इसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी की एक और यूनिट के रूप में इसको डिफाइन कर दिया जाता है जिसको रदरफोर्ड कह दिया जाता है। तो 1 रदरफोर्ड इक्वल टू 1 मेगा बेकरेल। तो इस तरह बेकरेल के रूप में विघटन पर सेकंड के रूप में इसको डिफाइन कर देते हैं, इसके मात्रक को।
दूसरा क्यूरी के रूप में डिफाइन कर देते हैं, रदरफोर्ड के रूप में डिफाइन कर देते हैं आवश्यकता के हिसाब से, और इनको इस तरह से कर दिया जाता है। अब जो नेक्स्ट आता है तो उसके अंदर आता है स्टैटिस्टिकल नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, अर्थात जो रेडियो एक्टिव डिके है, रेडियो सक्रिय क्षय है, उसकी जो नेचर होती है वो स्टैटिस्टिकल होती है। इससे क्या मतलब निकलता है कि यहाँ जो रेडियो एक्टिविटी है यह एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है जो अवसर के नियम का पालन करती है। जैसा कल मैंने बताया था, लास्ट टर्म में बताया था कि कोई जो न्यूक्लियस है वो इस समय भी विघटित हो सकता है और वो अनंत समय पश्चात भी विघटित हो सकता है। यदि उसको अब चांस मिल जाता है तो विघटित हो जाता है, और बाद में चांस मिलता है तो बाद में विघटित होता है, अर्थात ये अवसर के नियम का पालन करता है। दूसरा, इस प्रक्रिया में किसी नाभिक का क्षय अवसर पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ अब इसको मैं और डिफाइन करूँ तो इस प्रक्रिया में किसी भी नाभिक के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि इसका क्षय कब होगा, केवल प्रति एकांक समय में क्षय की प्रायिकता को बताया जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं तो इसकी जो नेचर है वो क्या है। इस प्रक्रिया पर किसी भौतिक परिस्थितियों का प्रभाव भी नहीं पड़ता है, अर्थात ताप, दाब इत्यादि का कोई प्रभाव और इस रेडियो एक्टिविटी के ऊपर नहीं पड़ता है। अर्थात यदि कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ है खुले वातावरण में रखा है तो भी स्थिति वही रहने वाली है, और यदि उसको किसी बंद कमरे में रख देते हैं तो भी स्थिति वही रहने वाली है। टेम्परेचर यदि कम है तो भी वही रहने वाली है, और उसकी अधिक हो जाती है तो भी वही रहने वाली है। तो इस तरह से भौतिक परिस्थितियों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। यहाँ इसके द्वारा मैंने बता दिया। यहाँ जो नेक्स्ट है, जब किसी नमूने में रेडियो सक्रिय परमाणुओं की संख्या अत्यधिक हो तो उसे अलग अलग ना मान करें एक सतत फलन के रूप में मानते हुए सांख्यिकीय विधि को प्रयुक्त कर समस्या का हल निकाला जाता है। क्योंकि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है उसमें परमाणुओं की संख्या कहें या नाभिकों की संख्या कहें अत्यधिक होती है, और अत्यधिक होने के कारण से उनको अलग अलग नहीं मान सकते हैं, और उनको सतत फलन मानते हुए और सांख्यिकी विधि को प्रयुक्त करते हुए जब संख्या बहुत अधिक होती है तो स्टैटिस्टिकल जो प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, मेथड को फॉलो करते हैं और समस्या का समाधान निकालते हैं। और इसी का उपयोग करके हम नेक्स्ट जो डीके लॉ है उसको सांख्यिकी विधि के आधार पर उसको निकालने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए अब, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल आर्ग्यूमेंट। स्टैटिस्टिकल आर्ग्यूमेंट के आधार पे और जो रेडियो एक्टिविटी लॉ है, डिके लॉ है, अर्थात n = n0 e⁻⁻ वो कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए देखिए कि क्षय की प्रायिकता है, डिके जो प्रोबेबिलिटी है उसको p के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। अर्थात क्षय की प्रायिकता p किसी समय अंतराल डेल t में पूर्व घटित किसी भी घटना पर निर्भर नहीं करती है। जो प्रोबेबिलिटी है पूर्व में घटित किसी भी घटना पर निर्भर नहीं करती है, और ये सभी परमाणुओं के लिए समान होती है। सभी परमाणुओं के विघटित होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो समान होती है। क्षय की प्रायिकता केवल समय अंतराल पर ही निर्भर करती है, टाइम जो डिफरेंस होता है उसी पर डिपेंड करती है। अल्प समय अंतराल डेल टी के लिए क्षय की प्रायिकता को मैं यह लिख सकता हूँ p = λ × डेल टी। ये अल्प समय अंतराल है, और लैम्बडा क्या है, क्षयांक है, क्षय कांस्टेंट के रूप में इसको डिफाइन करते हैं। अतः ये तो क्षय होने की प्रायिकता आ गई, परंतु
अतः 6 नहीं होने की प्रायिकता, 6 नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 माइनस पी हो जाएगी। अर्थात उसको S1 के द्वारा रिप्रेजेंट करता हूँ कि पहले टाइम अंतराल डेल टी के लिए 6 नहीं होने की प्रायिकता S1 इक्वल टू 1 माइनस पी इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा इंटू डेल टी। इसको मैं इक्वेशन 1 के द्वारा इसमें रिप्रेजेंट कर दिया है। एक परमाणु जो पहले अंतराल में 6 नहीं हुआ, उसके अगले अंतराल में भी 6 नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस लैम्डा इंटू डेल्टा टी होगी। अतः प्रथम व द्वितीय अंतराल में 6 नहीं होने की, डिके नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो S2 के द्वारा रिप्रेजेंट करता हूँ। तो वो आ गया S2 इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा डेल टी का होल स्क्वायर, क्योंकि प्रथम उसके लिए समांतराल के लिए 1 माइनस लैम्डा टी, नेक्स्ट उसके लिए 1 माइनस लैम्डा टी। तो दो समांतराल प्रथम और द्वितीय अंतराल में 6 नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस लैम्डा डेल टी का होल स्क्वायर आ गया। ऐसे ही n अंतराल में 6 नहीं होने की प्रायिकता को Sn के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो Sn इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा डेल टी रेज टू पावर n। यदि कुल समय n डेल टी इक्वल टू टी हो, तो कुल समय कितना मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो कुल समय कितना हो गया, n इंटू डेल टी हो गया, दैट इज इक्वल टू टी। और ऐसी स्थिति के अंदर 6 नहीं होने की प्रायिकता इस समय t के अंदर है Sn इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा टी अपॉन n। ये लैम्डा टी की जो वैल्यू है वो इसके अंदर रख देते हैं, टी अपॉन n रेज टू पावर होल पावर n। यो इसको इक्वेशन 2 के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। परंतु एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है उसकी परिभाषा से हम जानते हैं e रेज टू पावर माइनस एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स अपॉन n रेज टू पावर n। इस इक्वेशन 3 के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इस तरह से परिभाषित कर देते हैं। अब समीकरण 3 का उपयोग समीकरण 2 में करते हैं। अब ये जो समीकरण 3 है इसका उपयोग समीकरण 2 के अंदर हम कर देते हैं। तो हमें क्या मिलता है, नेक्स्ट Sn यदि n टेंस टू इन्फिनिटी, यदि n का मान इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करते हैं तो विघटित नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये आ जाती है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1 माइनस लैम्डा टी अपॉन n रेज टू पावर n इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। इस इक्वेशन के द्वारा, ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 के द्वारा, और हमें इक्वेशन 4 मिल जाती है। यदि प्रारंभ में रेडियो सक्रिय परमाणुओं की संख्या n0 हो, यदि इनिशियल t बराबर 0 समय पर n0 हो, तो t समय में बिना क्षय के परमाणुओं का अंश कितना हो जाता है, n अपॉन n0। ठीक है ना, ये क्षय नहीं होने वाले परमाणुओं का अंश रह गया n अपॉन n0, दैट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ n समय पर, यहाँ n समय t पर ऐसे परमाणुओं की संख्या जिनका क्षय नहीं हुआ है। तो यहाँ समीकरण 5 से और हमें मिल जाता है n इक्वल टू n0 ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ यह रेडियो एक्टिव डिके का नियम होता है, अर्थात स्टैटिस्टिकल आधार पे, इसकी प्रकृति स्टैटिस्टिकल होती है। उस आधार पे वो यदि नाभिकों की संख्या, रेडियो सक्रिय पदार्थ की संख्या, परमाणुओं की संख्या अत्यधिक मात्रा में है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सांख्यिकीय विधि का उपयोग करके हम रेडियो एक्टिव नियम को यहाँ n इक्वल टू n0 ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी के रूप में हम निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।